Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS खंड। स्टूडेंट्स, हम जिस लेसन को पढ़ रहे थे वो था एग्रीकल्चर, जिसको हमने कंप्लीट पढ़ा था। ये लिया गया है क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी में से। तो इस लेसन को हमने कंप्लीट पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसकी एक्सरसाइज जो भी होगी वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन खेती क्या है। तो आंसर में हम बोलेंगे एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। एग्रीकल्चर एक प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक एक्टिविटी है विच इंक्लूड, जिसको हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर का मायना वो है कि जिसमें हम क्रॉप्स को उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, मेवे उगाते हैं, फ्लावर्स वगैरह उगाते हैं एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, और जानवरों को पालते हैं। ये सब विधि जो है इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। वो फैक्टर हमें बताने हैं जो एग्रीकल्चर पर, खेती पर, कृषि पर असर डालते हैं। द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर इंक्लूड सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर पर जो फैक्टर असर डालते हैं वो है मिट्टी, क्लाइमेट किस तरह का है, टोपोग्राफी किस तरह की है, और पॉपुलेशन। ये सब वो फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चर बहुत ही असर डालते हैं। इनके मुताबिक एग्रीकल्चर क्या होता है, मुमकिन नहीं होती है। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। नुकसान मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो नोन एज स्लैश और बर्न कल्टीवेशन। इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स क्लियरिंग ऑफ लैंड प्लॉट बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड बर्निंग देम। इस तरह की खेती में हम किसान क्या करता है कि ज़मीन के एक प्लॉट को वो क्या करता है, उस पर जो दरख्त हैं उनको दरख्तों को काट देता है, उसको क्लियर करता है और उन्हीं दरख्तों को जलाकर, मिट्टी के उस हिस्से को, दरख्तों को जलाकर फिर उसी की राख उसी की मिट्टी में वो क्या करता है, मिला देता है, ताकि ज़मीन क्या बन सके, जरखेज़ बन सके। द एशेज आर देन मिक्सड विद द सॉइल। वो एशेज मैंने जो कहा, जो राख है, दरख्तों को जलाकर जो उसने राख हुई है, पैदा हुई है, उसको ही वो मिट्टी में क्या करता है, मिला देता है। एंड क्रॉप्स आर ग्रोन, और फिर वो फसल उगाता है। आफ्टर द लैंड लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, और जब एक फसल के बाद ज़मीन अपनी फर्टिलिटी खो देती है, इट इज़ अबांडन, तब वो इसको छोड़ देता है और किसी दूसरी ज़मीन पर चला जाता है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, स्थानांतरित कृषि इसको कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके नुकसान क्या है। इसके नुकसान है लीड्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन को बढ़ाता है, यानी कि पेड़ों की कटाई इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसान पेड़ों को काट कर ही ये खेती करता है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, इससे ज़मीन की फर्टिलिटी कम होती है। लीड्स टू सॉइल इरोजन, और इससे सॉइल इरोजन भी होता है जब पेड़ों की कटाई होती है। व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है। प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। एक कमर्शियल फार्मिंग होती है जो बेचने लायक होती है, उसको बेचा जा सकता है मुनाफे के लिए जो की जाती है फार्मिंग। वेयर सिंगल क्रॉप आर ग्रोन, जहाँ पर सिंगल क्रॉप ग्रोन किया जाता है। जैसे कौन कौन सा क्रॉप है, जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना एंड कॉटन आर ग्रोन। जैसे कि कॉफ़ी है, टी है, शुगर केन है, गन्ना है, कसावा है, रबड़ है और बनाना को उगाया जाता है, या कॉटन भी इसमें उगाया जाता है। और ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो होती है जिसमें कोई लकड़ी नहीं होती। नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछता है कि फाइबर क्रॉप्स के बारे में बताइए, कौन कौन से फाइबर क्रॉप्स और किन क्लाइमेटिक कंडीशन में वो पैदा होते हैं।
Jute and cotton are the fiber crops. The climate conditions necessary for growth of jute are high temperature, heavy rainfall, humid climate. Similarly, for growth of cotton, high temperature, light rainfall, bright sunshine are required. जूट एंड कॉटन को क्या कहा जाता है? फाइबर क्रॉप्स, रेशेदार फसलें कहा जाता है। जूट को उगाने के लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होनी चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। इसी तरह कॉटन की ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए और ब्राइट सनशाइन, सूरज की तेज़ गर्मी चाहिए, ब्राइट चमकीली गर्मी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ेंगे गिव रीजन्स। 6 पढ़ने से पहले हम डियर स्टूडेंट्स हम इसके थोड़े से टिक द करेक्ट आंसर भी पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें बताया गया है करेक्ट आंसर में हमने इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक को हमने चुना है। टिक द करेक्ट आंसर पार्ट 1 है हार्टिकल्चर मीन्स। हार्टिकल्चर मीन्स होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्राइमेटिव एग फार्मिंग एंड ग्रोइंग ऑफ वीट। तो इसमें आता है हार्टिकल्चर मीन होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन पार्ट ए इसका आंसर है। पार्ट 2 देखेंगे गोल्डन फाइबर रेफर्स टू। गोल्डन चमकीला धागा किसको, सुनहरी धागा किसको कहा जाता है? वो टी को कहा जाता है, चाय को, कॉटन को या जूट को। तो इसमें से जो इसका आंसर है वो सी पार्ट है, जूट को कहा जाता है सुनहरी धागा। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर पैदा होती है? तो ये कौन सा है? ब्राज़ील है, इंडिया है या रशिया है? तो इसका पार्ट ए आंसर है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा होती है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है जैसे गिव रीज़न वाई इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। अब हम यहीं पर चलते हैं। इन इंडिया गिव रीजन में इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर है ये प्रथम क्रिया क्यों इसको माना जाता है? एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज मैनी रीजन इन इंडिया हैव अ फर्टाइल लैंड दैट इज़ फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर मिट्टी क्या है, फर्टाइल है और अगर जो फसलें उगाने के लिए बहुत ही फेवरेबल है, अच्छी है। 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हिंदुस्तान की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर बिल्कुल ही टोटली निर्भर है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इलिटरेसी अमंग द पीपल। और ये क्यों है? क्योंकि लोगों की अनपढ़ता इसमें ये इसलिए कामयाब है क्योंकि लोग अनपढ़ हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग अभी भी अनपढ़ हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों डिफरेंट क्रॉप्स अलग अलग रीजन में उगाए जाते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन बिकॉज ग्रोइंग द क्रॉप डिपेंड ऑन द फैक्टर्स सच एज फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, टाइप ऑफ क्लाइमेट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर। अलग अलग क्रॉप्स, अलग अलग फसलें अलग अलग जगहों पर रीजन में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि इसके लिए कुछ फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी कैसी है लैंड की, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, वहाँ पर कितनी डिमांड है पैदा करने की फसल को, फसल उगाने की, टाइप ऑफ क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ रेनफॉल कितनी होती है, वर्षा कितनी होती है, टेक्नोलॉजी किस तरह की, तकनीक किस तरह की इस्तेमाल होती है और लेबर कितनी उसमें काम करती है। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है, इनमें हमें डिफरेंस दिखाना है। तो पहला है पार्ट ए है प्राइमरी एक्टिविटी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है और टेरिटरी एक्टिविटीज़ में फ़र्क क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी आंसर में हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटी आर रिलेटेड टू प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब जो होता है वो होता है क्रॉप्स को पैदा करना और एक्सट्रैक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर निकालना, सच एज फिशिंग, एग्रीकल्चर। उनमें कौन कौन से हैं? जैसे कि फिशिंग, मछली पकड़ना, एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है, प्रथम क्रिया में आता है। वेयर है उसी तरह जबकि
Territory activities are those that provide support to primary and secondary sector in carrying out their activities such as transportation, banking. अब टेरिटरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं, वो क्रिया है जो कि इन दोनों को मदद करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी दोनों को सपोर्ट करती है, इनको मदद करती है। टेरिटरी एक्टिविटी के बिना ये काम नहीं कर सकती है, टेरिटरी एक्टिविटी इन दोनों को सपोर्ट करती है। तो ये कौन सी है जिससे ये सपोर्ट करती है? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है और बैंकिंग है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, और बैंकिंग होता है लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इनसब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग है गहन निर्वाह और मुख्य निर्वाह फार्मिंग जो होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग दैट फार्मर प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये वो कृषि है जिसमें किसान जो खेती करता है वो अपनी घर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही करता है, जैसे कि वो अपनी बाड़ी में ही खेती करता है। इट इंक्लूड्स लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर टू प्रोड्यूस ए स्मॉल आउटपुट। यहाँ पर वो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का इतनी ज़्यादा हाई तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता, और हाउस होल्ड लेबर और जो उसके घर के सदस्य हैं वही खेत में काम करते हैं छोटी सी बाड़ी में। अब इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो क्या होती है? द फार्मर कल्टिवेट्स स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। ये वो क्रिया है, ये वो खेती है जिसमें किसान जो है एक प्लाट लेता है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेता है, उसको वो साफ करके उस पर वो खेती करता है, और क्या करता है? सिंपल औजारों का इस्तेमाल करता है, एंड मोर लेबर, और उस पर वो ज़्यादा लेबर लगाता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो घर की लेबर का इस्तेमाल करता था, लेकिन इसमें वो बाहर की लेबर का भी इस्तेमाल कर सकता है, ज़्यादा लेबर लगती है, ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। राइस, बीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स और क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस टाइप। और इस तरह की जो फार्मिंग है इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें कौन से अनाज उगाए जाते हैं? जैसे कि चावल है, गेहूँ है, मक्का, मेज है, पल्सेस दालें हैं, ऑयल सीड्स है, तिलहन है, आदि ये मेन फसलें इसमें उगाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये लेसन बिल्कुल कंप्लीट किया, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और लेसन को पकड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।